नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। आज मैं सीसेट क्लास 2 ले रहा हूं, जहां मैंने कल बताया था आपको कि सीसेट के बारे में कि यह जो 30 दिवसीय कार्यक्रम है, यहां मेरा उद्देश्य यह है कि आप 1 महीने के अंदर सीसेट के भली भांति फोबिया को हटा दें। क्योंकि मैं जान रहा हूं कि आप जीएस पढ़ने में तल्लीन होंगे, आपकी पूरी तैयारी जीएस पर है, लेकिन यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि विदाउट सीसेट सब कुछ अधूरा है। तो मैंने यह कहा कि मैं कल से पढ़ाऊंगा ऐप पर शाम 8 PM पर। यह क्लास वीक में चलेगी, मंडे टू सैटरडे। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं मैक्सिमम 20 सितंबर तक को आपको फ्री कर दूंगा, यदि हम संडे को कंक्लूड कर ले तो। ये क्लास लगातार मंडे टू सैटरडे चलेगी, मिनिमम 1 आवर, और कभी कभी लगेगा तो हम आधे घंटे बढ़ा भी सकते। बट मुझे मालूम है कि आप लोग के लिए समय कितना महत्वपूर्ण है, तो मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटे का टाइम लूंगा डेली। और आप 1 घंटे यहां क्लास में दें, जो मैं पढ़ाऊंगा क्लास में आप उसी को फुलफिल कर लें, हमारे पीडीएफ कुछ बना लें, तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, यह मेरा का वादा है। आज हम क्लास 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्लास के बारे में क्या करिकुलम है, क्या फी स्ट्रक्चर है, ये मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूं कि आप कल देखे थे सिलेबस के बारे में, जहां मैंने यह बताया कि सीसेट में लगभग जनरल मेंटल एबिलिटी में 20 टॉपिक्स हैं। तो आपको पढ़ना है जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल, एनालिटिकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। और यह बैच कल से मैं पढ़ाऊंगा ऐप पर। और मैंने कल सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, जैसा कि मालूम है कि आपके 80 क्वेश्चन आने हैं। क्वालिफाइंग के लिए आपको मिनिमम 27 चाहिए, बट मैं ये विश्वास दिला रहा हूं कि रीजनिंग और डीआई के बल पर ही आप 40 क्वेश्चन कर लेंगे। आपका यदि 40 हो गया तो क्या जरूरत है कि आप 80 क्वेश्चन बनाएं, क्योंकि आप कितना भी बना लें इसके मार्क्स जुड़ने नहीं जा रहे हैं। इसकी जो क्वालिफाइंग है वो महत्वपूर्ण है, और एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का होता है। तो यदि आप कूल होके, क्योंकि यहाँ टाइम की कोई मारामारी नहीं है, या बैंकिंग और एसएससी और एसएससी से पूर्णतः अलग होगा। यहां टाइम का ये नहीं है कि आपको कि बैंक की तरह, एसएससी की तरह 1 सेकंड में बनाने क्वेश्चन को। आप एकदम तसल्ली से सोच समझकर मुस्कुराते हुए आराम से पढ़ें, और टारगेट लेके चले कि हमें 40 क्वेश्चन ही बनाने हैं, और वह सही से बनाने हैं। मान लीजिए 2-4 गलत भी हो जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्वालिफाइंग के लिए आपको पता है कि यह एक क्वेश्चन 2.5 नंबर के हैं, और यहां आपको 27 सही करने। सिलेबस के बारे में कल मैंने डिस्कस किया था, और मैंने यह भी कहा कि पेपर आपका 10 अक्टूबर को है। यदि आप 20 सितंबर तक पढ़ लेते हैं तो बाकी आपका वो रिवीजन हो जाएगा। तो कल मैंने कहा था कॉमन सेंस रीजनिंग के बारे में, सिलेबस आपके ऐप पर अपलोड हो जाएंगे, आप उसको देख लेना। और लॉजिकल, एनालिटिकल एज वेल एज पिक्टोरियल, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, और डीआई। तो हमारा पढ़ाने का ऐसा कोलैबोरेशन होगा कि आप जो टॉपिक लिंक हैं उसको आप वहीं से लिंक करके कंपाइल कर सकते हैं। तो कल मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था यहाँ, जैसा कि आपको याद होगा, मैथमेटिकल पजल्स, ऑपरेशंस, क्लॉक कैलेंडर, डिकोडिंग, ये मैंने करवाया था। कुछ मैं आज करवा देता हूँ क्वेश्चंस, जैसे लीनियर के बारे में है। ऐसे क्वेश्चन एक आ जाते हैं, बट छात्र को ये नहीं मालूम कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। तो मैं इसके लिए बता रहा हूं कि जब भी आपका क्वेश्चन लीनियर हो तो कितना बेसिक अप्रोच है। 5 लोग आपकी मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, हमें डायरेक्शन तो नहीं मालूम, आप नॉर्थ मान के चलें कि यदि 5 व्यक्ति एक पंक्ति में हैं और डायरेक्शन नहीं मालूम है तो हम नॉर्थ मान के चलते हैं। 1 2 3 4 5, यह आपका लेफ्ट, योर लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, और 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं। अच्छी बात है। कह रहा है कि y x के बाईं ओर है, y इज लेफ्ट ऑफ x, w z के दाईं ओर बैठा है, v x के दाईं ओर बैठा है, w y के बाईं ओर है। यदि z पंक्ति के किनारे पर है तो बीच में कौन बैठा है। इसको आप यदि ध्यान से देखें तो 20 सेकंड में बना सकते हैं, पर मैंने पहले ही कहा हमें एकदम कूल होके बनाना है। यह बैंकिंग एसएससी का नहीं, आप यूपीएससी के छात्र हैं, आपकी गंभीरता, आपका सूझबूझ ही परिचायक है। कुछ नहीं करना, आप सिंपली पढ़कर इसको इंफॉर्मेशन को लिखें। y x के बाईं ओर है,
तो y x के लेफ्ट में है, w z के दाईं ओर है और v x के दाईं ओर है, v x के राइट में है, w y के बाईं ओर है और w z के दाईं ओर है, और लिखा है कि z किसी किनारे पर है। दैट मीन्स z w y x v। पूछा गया बीच में कौन है, तो y, ऑप्शन नंबर सी। क्या ये 2.5 नंबर बोनस नहीं है कि क्या है? ये 2.5 मार्क्स आपके लिए क्या है, बोनस मार्क्स ही है। लीनियर हो गए। उसी बेस पर एक फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन है, पहले मैं हिंदी में बताना चाहूँ। फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन कि तल के वाले क्वेश्चन है, एक के ऊपर एक है। अब लिखा है क्वेश्चन में 8 मित्र P Q R S T U V W एक भवन की 8 विभिन्न तलों पर रहते हैं। तो 8 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं पढ़ाऊंगा तो सभी टॉपिक को मैं टच करूंगा। आईएएस का नियम है, जानकारी सभी चीज पर, कमांड किसी पे नहीं। हमें यहां कमांड नहीं करना है, हमें पीएचडी नहीं करना है, हमें जानकारी रखना है सभी टॉपिक पे। तो 8 व्यक्ति अलग अलग पंक्ति पर हैं। भूतल की संख्या 1 और सबसे ऊपर वाले का रैंक 8। तो नीचे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लिखा कि एस सम संख्या वाले तल पर रहता है। केवल 3 व्यक्ति एस और टी के मध्य में हैं। जब आप पढ़ोगे क्वेश्चंस को, जब आप पढ़ेंगे क्वेश्चंस को, तो क्वेश्चंस का ट्रिक वही है। एस लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। एस सम संख्या पर है तो एस की संभावना 2 पर भी, एस की संभावना 4 पे भी, एस की संभावना 6 पर भी, एस की संभावना 8 पर भी। लेकिन यहां लिखा है एस और टी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। तो यदि मैंने कहा कि एस और टी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो टी एस के ऊपर भी होगा, टी एस के नीचे भी होगा। लेकिन इसका एक नियम है, जब कोई व्यक्ति आपसे बोले एस सम संख्या वाले तल पर है और एस और टी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो आप यह प्रयास करें कि दूसरा व्यक्ति किसी किनारे पर बैठे। देखो, रीजनिंग के क्वेश्चंस को बनाने को सब बनाते हैं, लेकिन यदि हम कॉन्सेप्चुअल अप्रोच से बनाएं तो हमें कहीं कोई पजल नहीं होगी। आप आसानी से मुस्कुराते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एस एवं टी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो निश्चित तौर पर यदि हम एस को 4 पे लेके चलें, यदि हम एस को 2 पे लेके चल रहे हैं, तो 1 2 3 किनारा नहीं मिला। मैंने क्या कहा, दूसरे व्यक्ति को किनारे पर भेजें। यदि हम एस को यहां लेके चल रहे हैं तो 1 2 3 यहां टी। यही इस टॉपिक का सबसे कोर कंसेप्ट होता है कि जब कोई व्यक्ति बोले जॉन एंड अली के बीच में 4 व्यक्ति हैं और जॉन किसी सम संख्या पर हैं, तो देखना कि अली कब किनारे को प्राप्त कर रहा है। तो एस सम संख्या वाले तल पर हैं, एस और टी के बीच में 3 व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति टी और वी के मध्य में है। तो एक व्यक्ति टी और वी के मध्य में है, टी यहां वी टी के नीचे किसी तल पर रहते हैं। केवल 2 व्यक्ति वी और यू के मध्य में है, यहां यू हो गया। ओके, आसानी से बना रहे हो। डब्ल्यू यू के तत्काल नीचे तल पे रहता है, यहां डब्ल्यू हो गया। केवल 2 व्यक्ति टी और क्यू के बीच में है, यहां क्यू हो गया। और P सबसे निचली तल पर नहीं है, तो यहां P हो गया। तो यहां क्या बचा, R। तो कंफर्म है RWUS QVPT। अब आपसे कहा जाएगा R किस मंजिल पर है, पहली मंजिल पर, W किस पर है, द्वितीय तल पर, U तृतीय पर, S चौथे पर, Q पांचवें पर, V छठे पर, P सातवें और T आठवें पर। अब इस बेस पर आपके क्वेश्चंस 3 पूछा जाएगा, आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सिटिंग वाले क्वेश्चन, कभी कभी सिटिंग वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। यहां लिखा है क्वेश्चन में, केंद्र की ओर मुख करके वृत्त में बैठे एक पैनल के 5 सदस्यों में 5 मेंबर हैं और पांचों का मुख केंद्र की ओर है। पांचों व्यक्ति सेंटर की ओर देख रहे हैं। ए, बी और ई के मध्य में है, कहां ए, कहां बी, कहां ई।
बट डी ई के दाईं ओर हैं। इस टॉपिक का एक नियम है, जब कभी व्यक्ति केंद्र की ओर देख रहा हो तो लेफ्ट क्लॉक और राइट एंटी क्लॉक। बहुत को ये नहीं मालूम कि दाएं बाएं में कैसे लेना है। तो जब व्यक्ति केंद्र की ओर देख रहा है लेफ्ट क्लॉक राइट एंटी, डी ई के दाईं ओर हैं तो यहां हम ई ले लेते हैं और यहां डी राइट एंटी क्लॉक, तथा सी के बाईं ओर हैं तथा डी के लिए हैं सी के बाईं ओर। बाईं का मतलब क्लॉकवाइज। नाउ ए बी और ई के बीच में है तो यहां ए और यहां बी, बन गया आसानी से। अब पूछ रहा है कि पैनल में बी का कंडीशन क्या है, बी कहां है? इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, नो गलत। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, गलत। इमीडिएट राइट ऑफ ए, क्लॉक लेफ्ट, गलत। इमीडिएट राइट ऑफ सी, एंटी क्लॉक, सही, टी। तो मैं आपको बताऊंगा क्लास में कि हम सिटिंग अरेंजमेंट को, लीनियर को, कोडिंग डिकोडिंग को कैसे बनाते हैं और लॉजिकल को कैसे पढ़ा जाएगा। सारी चर्च क्लास में होगी। और यह 30 दिवसीय का एक ही मतलब है कि 2011 से लेकर 2020 तक जो भी यूपीएससी पूछा है उस पर हम गहन अध्ययन करेंगे। और हमारा उद्देश्य सिर्फ यह है कि रीजनिंग और डीआई के एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और रीजनिंग यदि आप कमांड आपका हो गया तो कॉम्प्रिहेंशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आज ये ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको यह बताने आया हूं कि पेपर में आप कैसे टच करते हैं। जैसे यह यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है एक परिवार में 5 मेंबर हैं ए बी सी डी ई। परिवार में 2 पिता, 2 पुत्र, 2 पत्नियां और 3 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। तो कुछ व्यक्ति टेंशन में है कि 2 पिता, 2 पुत्र, 2 पत्नियां, 6 हो गए। तो एक व्यक्ति किसी का पिता भी होगा, एक व्यक्ति किसी के पुत्र भी होंगे, लेकिन 5 में 3 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। अध्यापिका वकील की पत्नी है। तो एक महिला है जो टीचर है, अध्यापिका, और यह अध्यापिका किसकी पत्नी है? तो यह लॉयर वकील की पत्नी है। ओके, अर्थात वकील इसका हस्बैंड, पति होगा। यह वकील एक डॉक्टर का पुत्र है। यह वकील एक व्यक्ति है जो डॉक्टर है का पुत्र है। तो जब कोई व्यक्ति बोले यह वकील डॉक्टर का पुत्र है तो डॉक्टर पिता भी होंगे और मां भी। ई महिला है परंतु वह किसी व्यवसायी की पत्नी नहीं है। ई एक महिला है और किसी व्यवसायी की पत्नी नहीं। इसका मतलब है कि ई का विवाह हो चुका है और उसका हस्बैंड कोई काम नहीं कर रहा है। ओके, परिवार में सी सबसे कम उम्र का है। परिवार में सी सबसे कम उम्र का है। और यदि हम सी का विवाह कर देंगे तो कौन छोटा और कौन बड़ा कहना संभव नहीं है। परंतु परिवार में डी सबसे बड़ा है। तो मोस्टली छात्र क्या करते हैं, डी को बनाते हैं यहां और डी का विवाह कर देते हैं ई के साथ। क्या यह सही है? ई एक महिला है, किसी व्यवसायी की पत्नी नहीं, अर्थात ई का विवाह माय डियर हो चुका है। उसका पति किसी काम में नहीं है, बेरोजगार होगा या बैठा हो। तो क्यों ना हम यहां दिमाग लगाएं कि डॉक्टर हम बना दें ई को ही और डी ही उसका हस्बैंड है। और जब घर में दादा और दादी दोनों होते हैं तो घर का मुखिया दादाजी होते हैं। बी महिला नहीं है तो बी ये हो गया और ये ए। परिवार में 3 पुरुष हैं तो सी पुरुष। कंफर्म हो गया कि ई डॉक्टर है, उसका हस्बैंड डी। घर में दादाजी डी हो गए, दादी ई डॉक्टर। तो ई एक महिला है, किसी व्यवसायी की पत्नी नहीं, स्वयं तो रोजगार में हो सकती है। इसका पुत्र बी है वकील, जिसकी पत्नी टीचर, और इसका पुत्र सी हो गया। तो कंफर्म है कि परिवार में 2 पिता, डी बी का फादर, बी सी का फादर, 2 पुत्र, बी ई का पुत्र और सी बी का पुत्र, 2 पत्नियां, ई डी की वाइफ, ए बी की वाइफ, और 3 पुरुष। कंफर्म। अब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। इस पर 3 क्वेश्चन आ जाएंगे कि बताओ अध्यापक का डॉक्टर से क्या संबंध है। अध्यापक का डॉक्टर से क्या संबंध है? तो अध्यापक डॉक्टर के पुत्र वधू हो जाएंगे। अध्यापिका पुत्र वधू, ए डॉटर इन लॉ। परिवार में महिलाएं कौन कौन हैं? सी का ए से क्या संबंध है, निकल जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी।
कल मैंने यहां करवाया था क्लॉक कैलेंडर वाले क्वेश्चंस, डाइस वाले क्वेश्चन करवा दिया था, क्यूब एंड क्यूबॉइड हो गए थे, काउंटिंग ऑफ फिगर मैंने करवा दिया था। अब एक क्वेश्चन देखें, लॉजिकल वेन डायग्राम। कह रहा यदि किसी गांव में 12% व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हैं और 13% हाई बीपी से पीड़ित हैं, 12, 13, 25% बीमार व्यक्ति हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा आरेख गांव की बीमार जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं? टॉपिक है लॉजिकल वेन डायग्राम, आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन। जब गांव के 12% व्यक्ति को यह बीमारी है, 13% को यह, अर्थात 1/4 व्यक्ति बीमार हैं, तो यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, डी इज करेक्ट। 25% यह इंडिकेट कर रहा है आपको 25%। नाउ 29। अब यहां एक क्वेश्चन है जो यह भी यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, और बता दूं आपको कि यदि आप इस कोर्स को पढ़ते हैं ठीक से, सीसैट को, तो कल को आपको देना होगा स्टेट पीसीएस, वहां भी आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहां लिखा है क्वेश्चन में, ए तथा बी की आयु समान है अथवा बी से ए बड़ा है। ए या तो बी से बड़ा है या बराबर है। अब लिखा है सी और डी आयु समान है अथवा बी डी से बड़ा है। बी डी से बड़ा है और सी और डी की आयु समान है। बी इज एलर देन सी, बी सी से बड़ा है। प्लीज क्या करा, ए एंड बी आर ऑफ सेम एज और एज ओल्डर देन बी। सी एंड डी आर ऑफ द सेम एज और बी इज एलर देन डी, बी इज एलर देन सी, बी सी से बड़ा है। यही क्वेश्चन है। अब बी से ए बड़ा है, ये 50% सही नहीं होगा। बी एंड डी आर ऑफ सेम एज, गलत। डी इज एलर देन सी, गलत। एज एलर देन सी, ए सी से बड़ा है, सही। तो बहुत ही बेसिक अप्रोच है, मींस आपके पास कॉन्सेप्ट है। तो मैं दावे से बता रहा हूं ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसको आप नहीं बना पाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं है तो यह सीसेट रुलाता भी है। अच्छे अच्छे छात्र जीएस कर लेते हैं परंतु सीसेट में बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह ओवर कॉन्फिडेंस है। हमें डर रखना चाहिए और डर हमें पॉजिटिव में लेना चाहिए। कभी कभी डर अच्छा काम करता है। यदि हम यह डरे हुए हैं कि सीसेट पास नहीं करूंगा तो बेकार हो जाएगा, तो हम पढ़ाई करेंगे, और जब आप पढ़ाई करेंगे तो रिजल्ट निश्चित है। हमने देखा है हिंदी भाषी क्षेत्र के बहुत सारे छात्र 55-60 जीएस टच कर दिए, लेकिन 27 उनका सीसेट नहीं हुआ। तो मेरा यही उद्देश्य है कि छात्रों के डिमांड पर ही हमने इस बैच को रखा है। छात्र मुझे बार बार बोलते हैं कि सर आप कम से कम ऐसा बैच बनाएं जिसमें हम लोग 1 महीने के अंदर रिवीजन करके कमांड कर पाए। तो मेरा एक ही उद्देश्य यह है कि जो मैं कल से पढ़ाने जा रहा हूं ऐप पर, वहां मैं सभी टॉपिक को टच करूंगा। पहले मैं 2011 टू 2020 जितने क्वेश्चन पूछे गए सेपरेट सबका डिस्कस कर दूंगा, चाहे रीजनिंग हो या डीआई हो। फिर प्रत्येक टॉपिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यह बताना जरूरी है, क्योंकि आपके पेपर के क्वेश्चन एसएससी बैंकिंग से पूर्णतः अलग होते हैं। अब एक क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, सभी कवि पाठक हैं। देखिए कितना आसानी से बना लोगे आप, सभी कवि पाठक हैं। फिर लिखा है क्वेश्चन में कोई पाठक बुद्धिमान नहीं है, तो कोई पाठक बुद्धिमान नहीं है। नो पोएट इज वाइज, कोई कवि बुद्धिमान नहीं है। तो जब बाहर नो होगा, जब भारत गरीब है ही नहीं, तो जम्मू वाले गरीब नहीं है, दिल्ली वाले गरीब नहीं है, एमपी गरीब नहीं है, बिहार गरीब नहीं है, यूपी गरीब नहीं है, सही होगा। तो जब दो परिवारों में नो का रिलेशन होता है तो अंदरूनी भी नो ही होते हैं। सभी पाठक कवि हैं, यह सही नहीं होगा, नॉट ट्रू। तो इसका आप आंसर क्या बोलेंगे? ओनली वन। क्या बोलेंगे? ओनली वन। और ये ओनली वन आपका देखें ऑप्शन लिखा हुआ है ए में केवल एक अनुसरण करता है। और मैंने कल भी क्लास में कहा कि आपके पेपर में 60% क्वेश्चन तो लॉजिकल बेस ही होते हैं। जैसे यहां देखिए क्वेश्चन कह रहा है, अध्यापक होने के लिए कॉलेज का स्नातक होना आवश्यक है। तो यदि कोई व्यक्ति अध्यापक है, टीचर है, तो उसे क्या होना चाहिए? ग्रेजुएट। फिर लिखा है सभी कवि निर्धन होते हैं, कुछ गणितज्ञ कवि होते हैं।
और कोई कॉलेज का स्नातक निर्धारण नहीं है। ग्रेजुएट वाले व्यक्ति जो हैं वह कवि मतलब वह निर्धन नहीं है। यदि कोई ग्रेजुएट है तो वह पुअर नहीं है, और सभी कवि निर्धन हैं। यह भी लिखा है सभी कवि निर्धन हैं। कुछ गणितज्ञ कवि होते हैं, कुछ मैथमेटिशियन गणितज्ञ। तो जब इसको आप पढ़ोगे तो आप काफी इंजॉय करेंगे, काफी सिंपल टॉपिक है, लेकिन ये क्रिटिकल पूछा गया है। अध्यापक होने के लिए कॉलेज का स्नातक होना आवश्यक है। सभी कवि निर्धन हैं, कुछ गणितज्ञ कवि होते हैं, कोई कॉलेज का स्नातक निर्धन नहीं है। अब कहा गया कुछ गणितज्ञ अध्यापक नहीं है, कुछ गणितज्ञ अध्यापक नहीं है। यह सही है, लेकिन पूछा क्या गया पेपर में, इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है। तो यह भी ध्यान रखना कि पेपर में बनाते वक्त आप क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। या यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है तो कुछ गणितज्ञ अध्यापक नहीं है। गणितज्ञ का वह पार्ट जो निर्धन में है, कवि में है, वह अध्यापक नहीं है। यह सही है, हमें निकालना है गलत। कुछ अध्यापक गणितज्ञ नहीं है, तो कुछ अध्यापक गणितज्ञ नहीं है, यह सही नहीं है कांट से। इसका आंसर क्या होगा? बी। अध्यापक निर्धन नहीं है, यह भी सही है। कवि अध्यापक नहीं है, यह भी सही है। बी सही नहीं है। तो इस टॉपिक के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको हमें फुलफिल करना है और बनाते वक्त एकदम मुस्कुराना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक आ जाए लॉजिकल पर। लॉजिकल क्वेश्चन कह रहे हैं सभी कलाकार सनकी होते हैं। तो यहां लिखा है सभी कलाकार सनकी होते हैं। फिर लिखा है क्वेश्चन में कुछ कलाकार नशीले पदार्थों के व्यसनी होते हैं। कुछ कलाकार जो होते हैं वह नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं। कुंठाग्रस्त व्यक्तियों के नशीले पदार्थों के व्यसनी बढ़ जाने की संभावना है। जो व्यक्ति कुंठाग्रस्त हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, वह नशीली वस्तु लेते हैं। तो फ्रस्ट्रेटेड पीपल नशीली लेते हैं। जो व्यक्ति कुंठाग्रस्त हैं, जो फ्रस्ट्रेट हैं, वह नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं। तो कलाकार फ्रस्ट्रेट है या नहीं मुझे नहीं मालूम, मुझे क्या मालूम है कलाकार सनकी होते हैं, व्हिमसिकल। कुछ कलाकार नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं और सभी फ्रस्ट्रेट नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, कुंठाग्रस्त। पूछा गया कौन सा सही है? कलाकार कुंठाग्रस्त हैं कांट से। नशीले पदार्थों के व्यसनी लोगों में से कुछ सनकी होते हैं। तो नशीले पदार्थों का वह जो कलाकार हैं, नशीले पदार्थ सेवन करने वाला का वह समूह जो कलाकार हैं वह सनकी होते हैं। सही है। सनकी मतलब जानते हो, रात में घूम रहा है, 12 बजे रात में घूम रहा है, सुबह पहुंच रहा है घर पर, ना आने का ठिकाना है ना जाने का, मीन्स अपने जीवन को वो मजाक बना रखा है। तो कहते सनकी टाइप का व्यक्ति। सभी कुंठाग्रस्त व्यक्तियों को नशीले पदार्थों का व्यसन होता है, ये नहीं। सनकी व्यक्ति आमतौर पर कुंठाग्रस्त होते हैं, ये भी मेरा नहीं। इसके अंदर क्या होगा? बी। तो एकदम क्रिटिकल लॉजिक इस प्रकार के क्वेश्चन आपके यूपीएससी में भरे मिलते हैं और इसका एक वे है, आप समझ जाओगे तो आसानी से आप इसको बना लेंगे। और मैंने तो ये कहा 2 घंटे में 40 क्वेश्चन पिक करना है। मीन्स एक क्वेश्चन पर आपको 3 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं। क्वालिफाइंग के लिए चाहिए 27 क्वेश्चन। तो 1 महीने की ट्रेनिंग में मैं यही सिखाऊंगा कि मैं कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है और किन किन बातों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। राइट। जैसे यहां देखिए एक क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है एक पक्षी निरीक्षण क्लब में केवल उन्हें ही मान्यता मिलती है जिनके पास द्विनेत्री बाइनोकुलर होते हैं। तो एक पक्षी निरीक्षण क्लब में केवल उसे ही सदस्य कट गया क्या? यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है एक पक्षी निरीक्षण क्लब में केवल उन्हें ही सदस्यता मिलती है जिनके पास द्विनेत्री बाइनोकुलर हैं। अर्थात इसका मेंबर वही होगा जो केवल जिसके पास वह है। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक पक्षी निरीक्षण क्लब में केवल उन्हें ही मिलेगा जिसके पास बाइनोकुलर हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी सदस्य हैं सभी के पास क्या है? द्विनेत्री बाइनोकुलर है।
पक्षी निरीक्षण क्लब के कुछ मेंबर के पास कैमरे भी होते हैं, कुछ के पास कैमरे भी हैं। जिन सदस्यों के पास कैमरे होते हैं वे फोटो प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, वह फोटो प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि केवल वही बनेगा जिसके पास यह है। इसका मतलब सारे सदस्य के पास क्या है, बाइनोकुलर्स हैं। कुछ सदस्य के पास कैमरे भी हैं और लिखा है कि जिन सदस्यों के पास कैमरे होते हैं वे फोटो प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। तो जिनके पास द्विनेत्री होता है वह सभी पक्षी निरीक्षक क्लब के मेंबर होते हैं। नहीं, ये सही नहीं है। पक्षी निरीक्षक क्लब के सभी सदस्यों के पास द्विनेत्री है, सही है, बी। वेरी सिंपल, बी इज करेक्ट। जो फोटो प्रतियोगिता में भाग लेते हुए सभी पक्षी निरीक्षक के मेंबर हैं, सभी नहीं है, कुछ हैं, कोई भी निष्कर्ष नहीं। इसके अंदर क्या हो गया, बी हो गया। तो लॉजिकल में आपको यही देखना होता है, जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ यहां कि ओनली दोज हु हैव अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर कैन बिकम मेंबर ऑफ बर्ड वॉचर क्लब, अर्थात सभी बर्ड वॉचर क्लब के पास बाइनोकुलर्स हैं। बी इज करेक्ट। अब देखिए, लॉजिकल में क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। सुबह के समय जो वॉक है वह स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर करते हैं, यह मेरा एजम्पशन है, नॉट कंक्लूजन। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सुबह की सैर अनिवार्य है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। तो यहां देखें, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सुबह की सैर अनिवार्य है। तो यहां आपके पास कह रहा है कि सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, सुबह का सैर। तो सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर करते, मेरा एजम्पशन है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सुबह की सैर अनिवार्य है, मैंडेटरी है, ये कोई जरूरी नहीं है। अनिवार्य वर्ड आ गया, अनिवार्य वर्ड आ गया। इसका आंसर नीदर वन नॉट टू। क्या बोलेंगे, नीदर वन नॉट टू। अब देखें, अब कह रहे क्वेश्चन में एकदम ट्रिकी अप्रोच कि सभी रंग सुखद हैं, कुछ रंग सुखद हैं, कोई भी रंग सुखद नहीं, कुछ रंग सुखद नहीं। कह रहा कि यदि कथन चार सत्य हैं, कुछ रंग सुखद नहीं सही हैं, मीन्स कुछ नहीं को माना है सही। और याद रखें, जब कुछ नहीं सत्य होते हैं तो सभी आपका असत्य होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो लिखा हुआ है कि कुछ रंग सुखद नहीं है या सत्य हैं, तो आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? निष्कर्ष होगा ऑल कलर्स आर प्लेजेंट, सभी रंग सुखद हैं, या फॉल्स होगा, डी। देख रहे हो ना क्रिटिकल कितना आसानी से बना रहे हैं आप। सिर्फ लॉजिक है कि जब कभी भी कुछ रंग सुखद नहीं सत्य हैं, कुछ राजनेता ईमानदार नहीं हैं या सत्य हैं, तो सभी राजनेता ईमानदार हैं या सत्य होगा। तो मेरा यही फोकस होगा पढ़ाने में, और मैं कल से पढ़ाऊंगा टॉपिक बाय टॉपिक, आपको बताऊंगा इसके बारे में। और यह प्रीवियस ईयर पेपर है जिसको मैं आज नहीं कल डिस्कस करूंगा आप करके देखें कि कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस को आप कैसे बनाते हैं लॉजिकली। यदि आपका लॉजिकल स्ट्रांग है तो कॉम्प्रिहेंशन के भी 20 to 30% क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हैं। तो ये सारी परिचर्चा हम लोग डिस्कस करेंगे कल से ऐप पर रात में 8 बजे। आज मैं आपको सिर्फ कुछ बात बताने आया हूं कि यह जो बैच है आपका, यह बैच ऐप पर चलेगी शाम को 8 PM पर। एडमिशन के लिए मैनेजमेंट से आप बात कर लेंगे जानकारी। और इस बैच की एक खासियत है कि इसमें आपको पीडीएफ आपको मिलेगा क्लास में ही, नॉमिनल चार्ज है। सारे पीडीएफ आपके ऐप पर अपलोड होंगे और इसमें एक नॉमिनल चार्ज रखा गया है 799 और 650 अपने छात्रों के लिए जो हमसे पढ़ रखे हैं ऑफलाइन में या ऑनलाइन में। दूसरी बात, इसमें कंटेंट पीडीएफ आपके ऐप पर अपलोड होंगे। यह कोर्स 20 सितंबर तक आपका समाप्त हो जाएगा। आपको कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 महीने आप हमें समय दें और सीसेट का फोबिया आपके अंदर से हट जाएगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। तो मिलते हैं कल हम लोग ऐप पर। जो भी छात्र इंटरेस्टेड हो
मैनेजमेंट के नंबर पर फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं इतना विश्वास दिला रहा हूं कि यदि आप इसको ठीक से पढ़ रहे हैं तो आपका जो डर है, जो आपका फोबिया, वो हट जाएगा और सीसैट आप आसानी से पास कर जाएंगे। आप अपनी एनर्जी जीएस पर लगाएं, अपना एनर्जी आप लगाएं करंट पर। सीसैट हमारे हवाले छोड़कर आप निश्चिंत होकर सिर्फ क्लास करें रेगुलर। ये मैं बताऊंगा, क्लास आपको लाइव आना होगा, इसका फायदा आपको मिलेगा। कुछ कंटेंट आप आधे घंटे रिवीजन कर लेंगे और या आप वीडियो को आसानी तक पेपर तक बार बार देखते रहें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। टेक केयर। ऑल द बेस्ट।